दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, उसमें हमने इसके पहले लेक्चर में तत्वों का वर्गीकरण में पढ़ा था कि वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इसलिए इसमें हमने दो नियम पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था न्यूलाइन का अष्टक नियम पढ़ा था और दूसरा हमने डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत का अध्ययन पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कर रखा है। ठीक है, उसी के आगे आज हम वीडियो को बढ़ाते हुए वर्गीकरण की आवश्यकता में आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया, किस तरह से ये बनाई गई थी, इन सभी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी। ठीक है, बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि मेंडलीव ने तत्वों को उनके मूलभूत गुणधर्म यानी परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उसका जो मूलभूत गुणधर्म था वो था परमाणु द्रव्यमान। यानी तत्वों के दो चीज़ें होती हैं तत्वों में, एक परमाणु क्रमांक होता है, दूसरा परमाणु द्रव्यमान होता है। तो जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी वो मूलभूत गुणधर्म यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो मेंडलीव थे इन्होंने अपनी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के समानता के आधार पर बनाई थी। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना होगा। फिर बात करते हैं जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तब उस वक्त तत्व कितने थे। तो वो लिखा है मेंडलीव ने उस वक्त तत्व जो ज्ञात थे उन सभी तत्वों यानी जो कि 63 तत्व हैं हमारे, उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हुए एक आवर्त सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। यानी जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी वो मेनली आपका परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, यानी क्या करना है, पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले रखना है और ज़्यादा वाले परमाणु द्रव्यमान को बाद में रखना है। इस प्रकार से उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में अपनी आवर्त सारणी यहाँ पे व्यवस्थित किया था, जिसे हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस प्रकार से बनाई गई थी, किस क्रम में बनाई गई थी, तो आपको बताना होगा कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखकर मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट यह दिया है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को 8 स्तंभों तथा 6 क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया। ठीक है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 8 स्तंभ थे। स्तंभ का मतलब होता है कि जो खड़ी खड़ी लाइनें होती, इस प्रकार से जो खड़ी खड़ी लाइनें थीं उन्हें ऊर्ध्वाधर भी हम कहते हैं, वो 8 स्तंभ थे। ठीक है, और 6 क्षैतिज पंक्तियों का मतलब है कि ये इस प्रकार से, ठीक है, लाइनें जो हमारी जो बुक में होती हैं इस प्रकार से जो लाइनें हैं उन्हें हम क्षैतिज पंक्तियाँ कहते हैं। तो आवर्त सारणी की 8 स्तंभों और 6 क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित थी। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था। इसके बाद बात करते हैं जो हमारी स्तंभ हैं उन्हें हम कहते क्या हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं उन्हें हम समूह या ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जो ऊर्ध्व स्तंभ जो कि हमारे 8 हैं इन्हें नाम दिया गया था समूह कहेंगे या फिर अंग्रेजी में इन्हें ग्रुप कहते हैं। और जो हमारे क्षैतिज पंक्तियाँ थी जो कि हमारी 6 थी, इन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम आवर्त कहते हैं, और जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मेंडलीव ने बताया था कि जो तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के जो सूत्र हैं वो तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माने गए हैं। ठीक है, यानी जो तत्वों का जिन्होंने वर्गीकरण किया था उसका जो मेन जो गुण था, जो मूलभूत गुण था, वो तत्वों से बनने वाले हाइड्राइडों के आधार पर और ऑक्साइड के आधार पर उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि किस प्रकार से उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड में वर्गीकरण। दोस्तों देखिए, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खड़ी खड़ी लाइनें ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इन्हें हम लोग समूह कहते हैं, जो कि आप गिन सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके समूह हैं। और क्षैतिज पंक्तियाँ जो आपकी होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके आवर्त दिए हुए हैं वो आपके 6 दिए हुए हैं। तो पहला यहाँ पे जो बोला गया था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी किस गुणधर्म पर, वो तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड के रूप में। यहाँ पे देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे ऊपर लिखा है कि ऑक्साइड और हाइड्राइड के रूप में। तो जो पहले समूह के तत्व होते हैं वो R2O ऑक्साइड के तत्व बनाते हैं। R यहाँ पे कोई भी तत्व हो सकता है, किसी भी तत्व को यहाँ पे हम R की जगह पे रख सकते हैं। जैसे H को रखेंगे तो यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख करके दिखा सकता हूँ मैं आपको।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम R2O की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये R2O पहले परिवार का तत्व। अब यहाँ पर R की जगह पे कुछ भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम पहले समूह की बात करें तो यहाँ पे H को रख के देखें R की जगह पे तो ये H2O बनाएगा। अगर Li को रख के देखें तो ये Li2O बनाएगा, ये ऑक्साइड बनेंगे पहले तरफ। और Na को रख के देखें तो ये Na2O बनाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए K को रख के देखें तो ये K2O बनाएगा। तो ये पहले परिवार के कुछ ऑक्साइड होंगे जो कि बनेंगे। और आप देख सकते हैं इन सभी के गुण एक जैसे मिलते जुलते भी हैं, ये ऐसे ही होते भी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे ग्रुप की बात करें, ऑक्साइड की हम बात कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे दूसरे ग्रुप में ऑक्साइड RO है। तो आप RO को देखेंगे तो यहाँ पे पहला BE है। तो BE के हिसाब से आपका बनेगा BeO। R का मतलब आपको याद रखना है, इस परिवार का इस तत्व इस सारणी में कोई भी तत्व R की जगह पे रखा जा सकता है। दूसरा देखिए Mg, अगर हम R की जगह पे Mg रखें तो ये आपका MgO बनेगा। आप लोगों ने पढ़ा है MgO होता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे कैल्शियम है। तो अगर हम यहाँ पे कैल्शियम रखें तो ये CaO बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। तो देख लीजिए इन सभी के गुण एक जैसे मिल रहे हैं। और ये कौन से गुण होंगे, ये आपके ऑक्साइड गुण होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगले में R2O3 हो जाएगा, RO2 जाएगा। इसी प्रकार से ये ऑक्साइड के गुण सारे आपके चलने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो तत्व होते हैं वो हाइड्राइड ही बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले ग्रुप की बात करते हैं, यानी पहले समूह की बात करते हैं, तो पहले समूह के जो तत्व होते हैं वो RH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। ये तत्व R आपका हो जाएगा और ये H आपका हाइड्राइड बताता है। तो यहाँ पे अगर हम पहले तत्व देखें, यहाँ पे पहले समूह का तो H है, तो R की जगह पर हम H रखेंगे तो ये H और H मिलकर यहाँ पे H2 बनेगा। तो यानी पहला जो बनेगा वो H2 हाइड्राइड बनेगा। दूसरा यहाँ पे अगर हम लिथियम को H के साथ रख के देखें तो आपका ये लिथियम H यानी लिथियम हाइड्राइड बनेगा। तीसरा आप यहाँ देखिए Na के साथ H रख के देखें तो यहाँ पे ये आपका NaH बनेगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे पहले समूह के हाइड्राइड बनेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे दूसरे समूह के जो हाइड्राइड हैं वो आपके RH2 हैं। कौन से हैं, आपके RH2 प्रकार के हाइड्राइड हैं। इसमें अगर हम R की जगह पे दूसरे समूह में Be को रखें तो ये बेरियम हाइड्राइड बनेगा, यानी BeH2 बनेगा। इसी प्रकार से Mg रखें तो ये आपका MgH2 बनेगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। इसी प्रकार से आपके ये हाइड्राइड इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो मेंडलीव की मोल आवर्त सारणी है वो आपके ऑक्साइड और हाइड्राइड के आधार पर बनाई गई है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपके अन्य समूहों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के गुण होते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस प्रकार से हाइड्राइडों और ऑक्साइडों के रूप में बटी हुई है। एक परिवार के तत्वों में, एक समूह में, एक आवर्त में एक ही प्रकार के आपके आवर्त सारणी के सभी तत्व मिलेंगे। इसी प्रकार से दूसरे समूह में एक ही टाइप के सारे जितने तत्व होंगे वो एक ही प्रकार के ऑक्साइड गुण दिखाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में लिखा है कि यह देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। यानी जिन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते रहते हैं, जो कि आप लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब देखेंगे एक आपका आवर्त खत्म होगा, जब दूसरा आवर्त स्टार्ट होगा तो उसके गुण आपके मिलते जुलते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ मुख्य बिंदु थे जिन्हें हमने आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली उपलब्धि की बात करते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहली उपलब्धि में लिखा हुआ है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे ताकि वह तत्वों को उनके सही समूह में रख सकें, ठीक है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान इसलिए छोड़े थे कि जो भविष्य में कुछ तत्वों की खोज होगी उनका सही स्थान उनको मिल सके, इसलिए उन्होंने कुछ रिक्त स्थानों को यहाँ पे छोड़ा हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में टाइटेनियम को समूह 3 में एक स्थान खाली छोड़ते हुए समूह 4 में रखा गया, ठीक है। उदाहरण में ये कहा गया कि टाइटेनियम को समूह 3 की जगह छोड़ दी गई थी। उस वक्त वहाँ पे समूह 3 में रखना चाहिए था टाइटेनियम को, लेकिन वहाँ पर जगह छोड़ दी गई थी और टाइटेनियम को समूह 4 में रख दिया गया था ताकि इसके पहले का कोई तत्व अगर मिलता है तो वहाँ पे उसको रख दिया जाएगा। इसी प्रकार से आर्सेनिक को समूह 4 में 2 स्थान खाली छोड़ते हुए रखा गया। बाद में ये स्थान जो आपके हैं स्कैंडियम के द्वारा और गैलीनियम व जर्मेनियम के खोज के बाद जो आपके हैं वो भरे गए थे, ठीक है। टाइटेनियम को एक स्थान छोड़कर रखा था तो उसकी जगह पे आपका स्कैंडियम आ गया था, और यहाँ पे आपका आर्सेनिक को 2 स्थान छोड़कर रखा गया था तो उसकी जगह पे आपका गैलीनियम और जर्मेनियम आ गया था, ठीक है। मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने स्थान यहाँ पे लिया हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। यहाँ पे हम बात करेंगे समूह 3 और समूह 4 की। तो आप देखिए यहाँ पे समूह 4 में टाइटेनियम को रखा गया, जबकि हमने आपको बताया था समूह 3 खाली पड़ा हुआ था। चाहते तो समूह 3 में टाइटेनियम को यहाँ पे रख देते, लेकिन समूह 4 में टाइटेनियम को रखा। इसके लिए यहाँ पे एक स्थान खाली छोड़ा गया था जो कि स्कैंडियम के द्वारा यहाँ पे
भरा गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेडियम बाद में खोजा गया था और इसी के लिए यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया था और ये खाली स्थान आपका टाइटेनियम का था जो कि समूह 4 में इसको रख दिया गया था। इसके बाद बात करें यहाँ पे कि आर्सेनिक की बात करते हैं कि आर्सेनिक का जो स्थान था वो 2 स्थान छोड़ गया था। समूह 4 में आर्सेनिक को आना चाहिए था लेकिन समूह 5 में रखा गया था 2 स्थान छोड़ के। तो पहला स्थान आप देखिए समूह 4 में जर्मेनियम का छोड़ा गया था जी का, और उसके बाद समूह 5 में वेनेडियम का स्थान छोड़ा गया था। इन 2 स्थानों को छोड़कर यहाँ पर आर्सेनिक को रखा गया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े थे, जो कि आपको हमने यहाँ पे अच्छे से समझा भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिखा है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक समूह में रखा गया। आपको लोगों को बता दें कि जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी संयोजकता एक रखते हैं और उनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनको सबको एक जगह पर रखा गया क्योंकि इनके जो गुणधर्म हैं वो एक समान है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट लिख दिया था उन्होंने, उपलब्धियाँ थी कि मेंडलीफ ने कुछ तत्वों को भविष्य में मिलने की भविष्यवाणी की। यानी मेंडलीफ ने कुछ तत्वों के बारे में सोचा था कि ये भविष्य में मिलेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ खाली स्थान यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में छोड़े गए कुछ खाली स्थान थे। उन तत्वों को नामकरण में जब मेंडलीफ ने जो स्थान छोड़े थे उनके कुछ नाम रखने थे, तो उन्होंने एका बोरान और एका एल्युमिनियम करके इनके यहाँ पे नाम रखे। एका बोरान रखा था, एका एल्युमिनियम रखा था और एका सिलिकॉन के रूप में इनके यहाँ पे नाम रखे थे। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़े गए थे। अब छोड़े गए थे तो उनको ऐसे तो छोड़ सकते थे नहीं थे, तो उनके कुछ नाम रख के छोड़ने थे। तो जो बोरान के नीचे एक स्थान छोड़ा गया था इसे एका बोरान कहा गया था। फिर एल्युमिनियम के पास एक स्थान छोड़ा गया था तो उसे एका एल्युमिनियम नाम दे दिया गया था, और सिलिकॉन के एक पास इलेक्ट्रॉन एक जगह छोड़ी गई थी तो उसे एका सिलिकॉन कहा गया था। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एका बोरान इसलिए रखा गया था क्योंकि बोरान के पास वाला स्थान छोड़ा गया था। एका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के पास वाला, एका सिलिकॉन और सिलिकॉन के पास वाला, इसका मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, नेक्स्ट उपलब्धि यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे पहले यही बता देते हैं कि यहाँ पर एका शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक, यानी एक स्थान छोड़कर। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि नया मिलने वाला तत्व तो उस समूह में पिछले तत्व यानी बोरान, एल्युमिनियम, सिलिकॉन से कितने स्थान पीछे। एका का मतलब यही होता है कि एक स्थान छोड़कर। ठीक है, तो बोरान का मतलब एका बोरान मतलब एक बोरान से छोड़कर होगा, एका एल्युमिनियम मतलब एक एल्युमिनियम से छोड़कर होगा, एका सिलिकॉन का मतलब एक सिलिकॉन से छोड़कर स्थान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिए, ये कटा हुआ है तो ये अक्री लिखा हुआ है। तो अक्री या उत्कृष्ट गैसें, अक्री और उत्कृष्ट गैसें वे होती हैं जिनके बाह्य कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है, जैसे आपकी हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सभी आपकी अक्री गैसें, इनके बाह्य कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है। तो अक्री गैसें या उत्कृष्ट गैसों के बाद में खोजे जाने पर भी उन्हें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सरलता से स्थान मिल सका, वो भी बिना सारणी में फेरबदल किए। तो इसका मतलब है कि अक्री गैसों के लिए बनाए गए समूह को शून्य समूह कहा जाता है। यानी बाद में कुछ अक्री गैसें थी जिनका बाद में खोज हुई थी, उनको भी आवर्त सारणी में अच्छे से स्थान मिल गया था। यानी इनका जो स्थान था उनको आवर्त सारणी के सबसे पिछले यानी सबसे लास्ट के ग्रुप में यानी समूह ग्रुप नंबर 8 में रखा गया, जिसे हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं। तो अक्री गैसें जो रिएक्शन नहीं करती हैं, जिनके बाह्य कोश पूर्णतः भरे होते हैं, उनको आवर्त सारणी के बिल्कुल एक साइड में यानी समूह 8 में रख दिया गया था। तो ये कुछ आपकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ थीं। अब हम बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएँ थीं, सीमाओं को हम कमियों के रूप में भी कह सकते हैं। तो आइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ कमियों को भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी है कि उन्होंने समस्थानिकों की स्थिति जो थी स्पष्ट नहीं की थी। आपको बता दें जो समस्थानिक क्या होते हैं आप लोगों को नहीं पता होगा, तो समस्थानिक मैं आपको सबको पहले समझा देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका कोई तत्व है, कुछ भी मान लेते हैं, ये आपका तत्व x है, तो इसकी 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है परमाणु भार होता है, जिसे हम a से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान भी आप इसे बोल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान का या परमाणु भार, यहाँ पे z नीचे लिख देते हैं जो आपको बताएगा कि ये तत्व का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना किसी भी तत्व में 2 चीज़ें अवश्य होती हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान भी होता है उसका और परमाणु क्रमांक होता है। तो समस्थानिक वे होते हैं जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर समान होते हैं तो वो आपके कहे जाएंगे समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ये आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे वाला होता है हमने आपको बता रखा है, नीचे वाला जो आपका होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पे देखिए 1H1 में भी परमाणु क्रमांक आपका 1 है, ऊपर वाला आपका परमाणु द्रव्यमान होता है जो कि
एक ही है। अगले में परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 2 है। तीसरे में परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो यहाँ पे देखिए तीनों तत्वों में परमाणु क्रमांक सेम है, यानी जिनमें परमाणु क्रमांक सेम होते हैं वो आपके समस्थानिक होते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा भी दिया। तत्वों के समस्थानिकों का पता मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद चला था, यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दे दी थी, उसके बाद समस्थानिकों का पता चला था। तो जिनके लिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं रखा था, तो समस्थानिकों का पता बाद में चला था, इसके लिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा था। ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी जो कि इनकी सीमा में आती है। जैसे क्लोरीन एक तत्व है जिसके 2 समस्थानिक हैं। एक आप देखिए जिसमें क्लोरीन का परमाणु भार 15 होगा, दूसरा होगा जिसमें क्लोरीन का परमाणु भार या परमाणु क्रमांक 37 होगा। आपको बता दें क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 ही होता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं नीचे, यानी 17 क्लोरीन 35 लिख सकते हैं और 17 क्लोरीन 37 लिख सकते हैं। यानी परमाणु क्रमांक दोनों के सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसके 2 भिन्न हैं। इनके बारे में मेंडलीव ने कोई भी स्थान यहाँ पे नहीं रखा था, तो इसलिए ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, नेक्स्ट कमी की भी बात करते हैं। यहाँ पे हम की बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को निश्चित स्थान ना मिलना। यहाँ पे लिखा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्षार धातुओं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनसे मिलता जुलता था। धातुओं की तरह हाइड्रोजन भी है, जैसे क्षार धातुएं हमारी होती हैं उसी प्रकार से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपको बता दिया कि सोडियम और पोटेशियम। इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फर व ऑक्सीजन के साथ भी एक जैसे सूत्र बनाता है। हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातु, जैसे क्षार धातु NaCl बनाती है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन HCl बना देता है। और इसी प्रकार से जैसे क्षार धातु हमारी Na2O बनाती है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन H2O बना देती है। इसी प्रकार से जैसे हाइड्रोजन जो हमारी क्षार धातु है वो Na2S यानी सोडियम सल्फाइड बनाती है, उसी प्रकार से ये क्षार जो हमारा हाइड्रोजन है वो H2S बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा एक जैसा गुण मिल गया जबकि क्षार धातुओं से। दूसरी प्रकार से अगर देखा जाए, दूसरी ओर जो हमारा हैलोजन की तरह भी हाइड्रोजन द्विपरमाणविक अणु के रूप में भी हो जाता है। जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्षार धातुओं से यानी Na की तरह भी व्यवहार करता है, और हाइड्रोजन के जो तत्व होते हैं जो कि द्विपरमाणविक अणु बनाते हैं उनके पास भी वो व्यवहार करता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपका क्लोरीन है, हाइड्रोजन परिवार में आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं जो कि Cl2 है, Br2 है, I2 बनाता है। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो जिस प्रकार से ये Cl2 बना लेता है उसी प्रकार से ये H2 भी बना लेता है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 गुण मिल रहे हैं। एक तो वो क्षार धातुओं के साथ फिट बैठ रहा है, जैसे NaCl वैसे HCl, जैसे Na2O वैसे H2O। और यहाँ पे देखिए जैसे हाइड्रोजन Cl2 बनाता है यानी द्विपरमाणु, यानी एक ही तत्व के जब 2 तत्व मिलते हैं तो 2 परमाणु होता है, उसी प्रकार से ये 2 परमाणु बनाता है। तो हाइड्रोजन एक प्रकार से देखा जाए तो वो 2 जगह फिट बैठ रहा है। तो यही इनकी कमी थी कि हाइड्रोजन को यहाँ पर रखना चाहिए या फिर इनके साथ रखना चाहिए। तो ये भी हमें यहाँ पे मेंडलीव की कमी थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम। तीसरी इनकी कमी थी कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को उन्होंने पहले रख दिया था, जबकि आपको बता दें कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में थी, यानी जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसके पहले, जिसका ज़्यादा होगा उसके बाद में। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, कुछ गलती कर दी थी। वो गलती थी कि मेंडलीव ने अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम परमाणु वाले तत्वों से पहले भी रखा है, यानी जो जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है उसको उन्होंने पहले रख दिया और जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है उसको बाद में रखा है। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा है, जबकि कोबाल्ट जो है उसका परमाणु द्रव्यमान आप देख सकते हैं यहाँ पे कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 58.93 है और निकिल का 58.7 है, फिर भी कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया। ये इनकी यहाँ पे सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा एग्जांपल देखिए, वेनेडियम को क्रोमियम से पहले रख दिया, जबकि आप देख सकते हैं वेनेडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 50.94 है और क्रोमियम का 50.20 है। ठीक है, तो इनको आपको हम आवर्त सारणी में दिखाते हैं किसी प्रकार से इन्होंने यह गलती की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल की बात करें। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 58.93 और निकिल का जो परमाणु द्रव्यमान है 58.71 है। लेकिन यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी में कोबाल्ट को पहले रख दिया गया, जबकि आवर्त सारणी में मेंडलीव ने बताया था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पे जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था उसको पहले रख दिया। तो ये यहाँ पे इनकी एक कमी यहाँ पे निकल कर आई थी। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया था वेनेडियम का और क्रोमियम का। यहाँ पे देखिए वेनेडियम का परमाणु द्रव्यमान 50.94 है और क्रोमियम का 50.20 है। अब इस 50.94 जो कि वेनेडियम का ज़्यादा है इसको पहले रख दिया था, तो ये भी एक यहाँ पे कमी निकल कर आई थी। तो यही मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 कमियाँ थी जो हमने आपको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप सबको सभी को अच्छे से ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की कैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसकी क्या क्या विशेषताएँ थी,
क्या क्या उपलब्धियाँ थी और क्या क्या इनकी कमियाँ निकल कर थी, इनको हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।